किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, सर्दी का जो मौसम है, या हम कह लें कि जो सर्दी है वो दिन ब दिन बढ़ती जाने लग रही है। और आगे आने वाला जो दिसंबर का महीना है और जनवरी का महीना है, तो उसमें पाला भी पड़ेगा, धुंध भी छाई रहेगी खूब, और जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा नीचे तक गिरेगा। और ऐसे मौसम में भाइयों हमने अपने पशुधन का तो ख्याल रखना ही है, साथ में हमने अपनी जो फसल है उसका भी ध्यान रखना है। तो सर्दी के मौसम में अपनी फसलों का हम उचित प्रबंधन किस तरह करें, इस विषय पे हमने करी एक भेंट वार्ता और बातचीत करी है डॉक्टर ममता जी से। डॉक्टर ममता जी विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं, मौसम विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में, और इनसे बातचीत कर रहे हैं रिसाला भाई। तो सुनो भाइयों, सर्दी के मौसम में फसलों के उचित प्रबंधन पर भेंट वार्ता। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर ममता जी, विषय वस्तु विशेषज्ञ, मौसम विज्ञान केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि सर्दी के मौसम में फसलों का उचित प्रबंधन, इस विषय बारे बातचीत करेंगे। डॉक्टर ममता जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। जी धन्यवाद। डॉक्टर ममता, जैसे कि आजकल देख रहे हैं कि सर्दी का मौसम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, पर ऐसे में जो किसान भाई हैं जिन्होंने अभी जो है ना गेहूं की बिजाई की है, पर सर्दी के मौसम में जो फसल है जैसे गेहूं की है, सरसों की है, इन फसलों के ऊपर मौसम का क्या प्रभाव रहता है? तो सबसे पहले आप हमें यह जानकारी दें कि जो मौसम है सर्दी का, इसमें जो है ना फसलों के ऊपर क्या प्रभाव है? जी, मौसम है हमारी फसलों को सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालता है जी। अत्यधिक ठंड, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक बारिश, ये मौसम हमारी फसलों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जिससे सीधा असर हमारी फसलों की पैदावार पर पड़ता है। जी डॉक्टर ममता, जैसे कि जो सर्दी का मौसम है इसका प्रभाव फसलों पर पड़ रहा है, पर जो आने वाले दिन हैं और पूर्वानुमान कैसे लगाएंगे कि जो मौसम है वो कैसा रहेगा? जी, मैं आपको आज का जो तापमान है उसके बारे में बताती हूँ। आज का जो अधिकतम तापमान है 25.3 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रहा। जी। सूर्य की चमकने की अवधि है वो 7 घंटे 30 मिनट रही और वातावरण में नमी की मात्रा 80% के आसपास रही। हवा की गति 8 किलोमीटर रही। अब आपने पूछा कि मौसम पूर्वानुमान क्या रहेगा। आने वाले जो दिन है 4 से 5 दिन, उस दौरान है जो अधिकतम तापमान है वो 22 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने के बीच का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान है 10 से 12 डिग्री सेल्सियस का अनुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान कहीं कहीं पर धुंध भी रह सकती है। जी, तो डॉक्टर ममता जी, जैसे अभी पूर्वानुमान की जानकारी दी आपने किसान भाइयों को, मौसम पूर्वानुमान फसलों के लिए किस प्रकार फायदेमंद हो सकता है, इस विषय के लिए भी जो है ना जो हमारे किसान भाई हैं, ताकि वो समय के अनुसार, मौसम के अनुसार जो है ना फसलों की देखभाल कर सकें। जी, ये आपने सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। मौसम पूर्वानुमान है वो फसलों के लिए आजकल बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आकस्मिक है, धुंध आ जाना आकस्मिक है, बारिश होना, एकदम सर्दी होना, एकदम गर्मी होना, ये सीधे के सीधा असर हमारी फसलों पर पड़ता है। अगर किसान के पास मौसम पूर्वानुमान होगा तो उसके अनुरूप है अपनी गतिविधियां कर पाएगा। मौसम पूर्वानुमान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण जो मौसम में बदलाव है एकदम अचानक हो गया है।
मौसम पूर्वानुमान अगर होगा तो किसान उसी के अनुरूप अपनी खेतीबाड़ी की दिनचर्या कर सकेगा। जैसे कि अगर बारिश का पूर्वानुमान किसान के पास है तो वो सिंचाई और छिड़काव रोक लेगा। साथ ही साथ अगर उसको बुआई करनी है, जैसे कि अब गेहूं की बुआई का सीजन है, तो वो अपनी बुआई को भी रोक सकता है। इससे किसानों को बड़ा फायदा होता है। तो मौसम पूर्वानुमान है फसलों के लिए आजकल बहुत जरूरी हो गया। तो डॉक्टर ममता जी, एक जानकारी और दो किसान भाइयों को, सरसों की जो फसल है इस पर जैसे कि जो मौसम बढ़ रहा है सर्दी का, इस सर्दी के मौसम का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? जी, जो गेहूं की जो फसल है वो सर्दियों के मौसम उसके लिए वरदान होता है। अत्यधिक जब ठंड पड़ती है दिसंबर के दौरान तो वो गेहूं के लिए फायदेमंद रहती है, क्योंकि उसमें यूं बोलते हैं कि गेहूं का जमाव अच्छा होता है। अगर जमाव अच्छा होगा तो बालियां अधिक निकलेगी, बालियां अधिक निकलेगी तो फिर उनमें दाने अधिक होंगे, और फिर जाहिर सी बात है कि दाने अधिक होंगे तो पैदावार भी अधिक होगी। लेकिन इसके विपरीत जो सरसों की जो फसल है उस पर ठंड का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक ठंड में सरसों की फसल में अलग अलग प्रकार की बीमारियों को, कीटों को निमंत्रण मिलता है। जैसे कि सफेद रतुआ है, उसके लिए अगर अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस हो और वातावरण में नमी की मात्रा 85% से अधिक हो तो सरसों की फसल है वो सफ़ेद रतुआ से ग्रस्त होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऐसे ही अल्टेरिया ब्लाइट है, उसके लिए अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस हो तो अल्टेरिया ब्लाइट सरसों में अधिक होने की संभावना हो सकती है। ऐसे ही डाउनी मिल्ड्यू ये भी अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और वातावरण में नमी की मात्रा 90% अधिक होने से सरसों की फसल में ये बीमारियां आने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के कीट आने की संभावना भी सरसों की फसल में हो जाती है। गेहूं की फसल की बात करें तो गेहूं की फसल में रतुआ रोग है वो बहुत अधिक होता है। उसके लिए जो तापमान है 15 से 24 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और न्यूनतम 7 से 12 डिग्री सेल्सियस होता है तो गेहूं में पीला रतुआ बीमारी होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। डॉक्टर ममता, जैसे गेहूं की बीमारी और सरसों की जो फसल है उसके ऊपर काफ़ी जो है ना बीमारियों का प्रकोप देखने को मिलता है, पर इसके कोई समाधान भी है ताकि जो किसान भाई हैं इन फसलों को उचित बीमारियों से बचा सकें? जी, समाधान इनके हैं। जैसे ही आपको इन बीमारियों के लक्षण हैं अपने खेत में नजर आए, आप कृषि विज्ञान केंद्र में पहुंचकर विभिन्न जो विशेषज्ञ उपलब्ध हैं उनकी राय आप ले सकते हैं। तो डॉक्टर ममता, जैसे जो है ना गेहूं और सरसों की फसल है, इसके साथ साथ अभी जो है किसान भाइयों ने आलूओं को भी जो है ना बिजाई की हुई है, पर इस ठंड में जो है ना जो आलू है वो कैसे प्रभावित होता है? आलू की जो फसल है ठंड में अत्यधिक प्रभावित होती है, जैसे कि सरसों की फसल प्रभावित होती है। आलू की फसल झुलसा रोग के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। झुलसा रोग आते ही आलू की फसल 3 दिन में 100% क्या हो जाती है, तबाह हो जाती है। उसके लिए 20 से 24 डिग्री सेल्सियस अगर अधिकतम तापमान होगा और न्यूनतम तापमान 7 से 14 डिग्री सेल्सियस होगा और हवा में नमी की मात्रा 85 से 95% होगी तो झुलसा रोग आने की संभावना बढ़ जाएगी। जैसे कि आपने पूछा था कि आज का तापमान कैसा है, तो मैंने बताया था अधिकतम तापमान 25 है, न्यूनतम 10 है और जो वातावरण में नमी की मात्रा है वो 80% से अधिक है। तो ये जो संकेत हैं ये आलू में झुलसा रोग के संकेत दे रहे हैं। तो किसानों को सजग रहने की आवश्यकता है। जैसे ही टेम्परेचर है बीमारी के प्रति संवेदनशील हो जाता है तो हमें उस फसल को ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो डॉक्टर ममता, जैसे जो अभी आलू है और आलू में कई बार देखते हैं कि कुछ बीमारी आ जाती है और बीमारी मान लो आ भी जाए तो उसके लिए कोई और समाधान हो सकता है, जैसे पाड़े वगैरह का, इसका भी प्रकोप का कोई प्रभाव है पाड़े का? हाँ जी, जैसे कि आलू में जो हरे आलू हो जाते हैं जी, तो उसके लिए किसान भाई क्या करें कि वो मिट्टी चढ़ाएं जी। मिट्टी चढ़ाने से क्या होगा कि आलू है उनको ठंड नहीं लगेगी, और ठंड नहीं लगेगी तो उससे आलू क्या नहीं होंगे, हरे नहीं होंगे। हरे आलू होते हैं उसमें थोड़े से
बैक्टीरिया लगा लो या फिर जो हानिकारक जीवाणु हैं वो होते हैं, वो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो इससे रोकथाम के लिए किसानों को क्या करना चाहिए कि मिट्टी चढ़ानी चाहिए। डॉक्टर ममता, जैसे जिक्र कर रहे थे आलू का, और इसके साथ साथ जैसे कि जो मिट्टी है उसमें कई बार देखते हैं कि जो सूक्ष्म जीव हैं, और वो सर्दी का मौसम है, पर इस सर्दी के मौसम में सूक्ष्म जीव कैसे जो फसल है उसको प्रभावित कर रहे हैं? जी, अधिक ठंड की स्थिति में क्या होता है, मिट्टी के जो जीव होते हैं वो उनकी जो गतिविधियां हैं वो निष्क्रिय हो जाती है। कम ठंड में गतिविधियां निष्क्रिय होने की वजह से मिट्टी में पोषक तत्व उपलब्ध होते हुए भी पौधा वो पोषक तत्व अवशोषित नहीं कर पाता। तो इसके लिए किसान भाई क्या करें, हल्की हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। अगर वो हल्की हल्की सिंचाई करेंगे तो मिट्टी में तापमान है वो नीचे नहीं जाएगा। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि जो तापमान है वो मिट्टी में काफी नीचे नहीं जाएगा, लेकिन कई बार देखते हैं कि जैसे जो आलू है वो भी हरा हो जाता है, गेहूं है उसके ऊपर भी असर पड़ता है, सरसों है उसके ऊपर भी असर पड़ रहा है। तो ऐसे कौन सी जानकारी और देना चाहोगे किसान भाइयों को, ताकि जो सर्दी का जो मौसम आया हुआ है और आगे जानते हैं कि दिसंबर का महीना भी होगा, जनवरी का महीना भी होगा, काफी उसमें बारिश भी आएंगी और ठंड भी होगी, धुंध भी पड़ेगी, ऐसे में फसलों का कैसे उचित प्रबंध रहेगा? जी, ये आपने सही पूछा, क्योंकि आने वाले दिनों में है पाला है वो भी जमेगा, धुंध भी रहेगी, सूर्य के चमकने की अवधि है वो भी नाम मात्र हो जाए। उस दौरान है हमें क्या करना चाहिए, तो किसानों से एक ही निवेदन है कि जो सरसों की फसल है या फिर आलू की फसल है उनको अब क्या करें, वो बिल्कुल हल्की सिंचाई करें। हल्की सिंचाई से मेरा मतलब है कि पानी बिल्कुल खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर पानी खड़ा होगा और लंबे समय तक पानी खड़ा रहेगा तो उसमें फफूंदजनक जो बीमारियां हैं उनके होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो ये तो मेरा सरसों और आलू की फसल के लिए था। साथ ही किसान भाई, जैसे गेहूं की बुवाई अधिकतर जगह तो हो चुकी है लेकिन कहीं कहीं जगह होनी बाकी है, तो किसान भाई गेहूं की बिजाई करने से पहले बीजोपचार अवश्य करें। बीजोपचार करने से बहुत सारे जो रोग जनित बीमारियां हैं वो नष्ट हो जाती है। और साथ के साथ है किसान भाई, जैसे पाला जमने की स्थिति आए तो उस दौरान है वो अपनी फसलों को आसपास हल्का धुआं कर सकते हैं, या फिर जो धान के जो बचे हुए अवशेष हैं वो अपनी फसलों पर तो वो उससे नहीं ढक सकते, लेकिन जो अपनी फल है और जो सब्जियां हैं उनसे उनकी मल्चिंग जरूर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, उसका तापमान है वो सामान्य बना रहेगा। एकदम तापमान है सामान्य से नीचे नहीं जाएगा। अगर तापमान सामान्य से नीचे नहीं जाएगा तो पौधे के और पौधे के आसपास की जो जमीन है उसका तापमान उचित बना रहेगा, जिससे पौधे की जो स्वास्थ्य है वो सही रहेगा। तो किसान है हल्का पानी लगा सकते हैं, आवश्यकता अनुसार वो हल्का धुआं कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर किसान सक्षम है तो वो धान की या किसी भी फसल के अवशेष है उससे उसकी मल्चिंग कर सकते हैं। और कोई जानकारी डॉक्टर ममता किसान भाइयों को देना चाहोगे? हाँ जी, मैं जरूर देना चाहूँगी। मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगी कि वो मौसम पूर्वानुमान है उसे प्राप्त कीजिए, और जो प्राप्त पूर्वानुमान है उसके अनुरूप है अपनी जो खेती बाड़ी की जो दिनचर्या है उसको करने की कोशिश कीजिए। और अगर उनको मौसम पूर्वानुमान प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा दी जाने वाली मुफ्त जो सहायता है SMS की, उस पर अपना नंबर खुद भी रजिस्टर कर सकते हैं और हमारे पास आकर अपना नंबर रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे उनके पास मुफ्त में मैसेज आएंगे और वो ई-मौसम ऐप है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोनों ही सेवाएं हैं वो फ्री हैं। साथ ही किसान भाई अगर कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आते हैं तो उनको अन्य विभिन्न प्रकार की जो यूनिवर्सिटी है और जो सहायता मिलती है उसके लिए भी वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। डॉक्टर ममता, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी जानकारी हमारे जो किसान भाई हैं उनको दी। इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। और ये तो ली किसान भाइयों ने जानकारी सर्दी के मौसम में फसलों का उचित प्रबंधन किस तरह करें। और भाइयों, इवलिमा जानकारी कल के कृषि कार्यक्रम के विषय की। तो कल है भाइयों दिन शुक्रवार और कल अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल पर, और साथ ही आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे वर्मी कंपोस्ट किस तरह बनावें, और जानकारी लेंगे भाइयों पशुओं में मुंह पका, खुर और
खुरपका रोग के लक्षण और उनके बचाव के उपाय पे भाइयों। और अब करवाऊं भैया का मनोरंजन, सुनिए लोकगीत। तेरी तायस पीतस कच्छी होके बहू मिलके तारण आई, चाल बहू घर उठ ले, अब क्यों देर लगाई। तायस पीतस कच्ची होके बहू मिलके तारण आई, चाल बहू घर उठ ले, अब क्यों देर लगाई। बहू क्यों देर करे से, क्यों ना घर ने चाले, केले जैसा गात बहू का खड़ी पदम निसिहाले, चार असर पी तेरी पीतस घले, चार असर पी तेरी पीतस घले, बहू तेरे मुंह दिखाई, चाल बहू घर उठ ले, क्यों देर लगाई। मेरी तायस पीतस कच्ची होके बहू मिलके तारण आई, चाल बहू घर उठ ले, क्यों देर लगाई। पल्लाठा मुँह देखण लगी, पल्लाठा मुँह देखण लगी, कच्चा रूप का चाला, गोरा 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 गात बहू का जन तेरा चांद उजाला, सबसे डंगे निराला से, हाँ सबसे डंगे निराला से, बहू धन से जिसने चाई, चाल बहू घर उठ ले, क्यों देर लगाई। तेरी तायस पीतस कच्ची होके बहू मिलके तारण आई, चाल बहू घर उठ ले, क्यों देर लगाई। सारा शहर सराहना करता, सारा शहर सराहना करता, सबसे सुथरा बाग तेरा, पत्ती मिला से जोड़ी का, यो ते धोवण न जलता गे तेरा, फुल्लो फड़ो सुहाग तेरा, हाँ फुल्लो फड़ो सुहाग तेरा, चाल बहू घर उठ ले, क्यों देर लगाई। तेरी तायस पीतस कच्ची होके बहू मिलके तारण आई, चाल बहू घर उठ ले, क्यों देर लगाई। शरण सतगुर की, तुल्ले रामे शरण सतगुर की, कार सीख ली गावन की, सत की डोर जा छूट हाथ में,
ढेर नहीं अथावण की, तेरे बहू अड़ आवन की, हाँ तेरे बहू अड़ आवन की, मारे घर घर बटे मिठाई, चाल बहू घर उछले दे लगाई, तेरी ताया से पिता से कच्ची हो के बहू मिल के तारण आई, चाल बहू घर उछले दे लगाई। और भाइयों एक करा चर्चा जई की वैज्ञानिक विधि तय काश्त पे। किसान भाइयों जई जो है वो रबी मौसम की बड़ी महत्वपूर्ण चारा फसल है और भाइयों यह फसल खास तौर पर जो सिंचित और कम पानी की उपलब्धता वाले जो क्षेत्र है उसमें उगाई जावे है। और जई का जो चारा है भाइयों बहुत स्वादिष्ट भी है, पौष्टिक भी है और साथ साथ सुपाच्य भी है, क्योंकि भाइयों जई के चारे में 8 से 10% प्रोटीन और 18 से 23% इसमें भाइयों शुष्क पदार्थ और 60 से 70% भाइयों इसमें पाचनशीलता भी है। और सर्दियों के दौरान भाइयों जई का जो चारा है वो बरसिम या गेहूं के साथ जो मिलाकर पशु को हम खिलावें या पशु को खाने के लिए हम इस्तेमाल भी करें इसने, जिससे भाइयों जो पशु को है ना पर्याप्त पोषक तत्व तो मिल दे रहे हैं। और बहु कटाई के रूप में जई जो है पूरे रबी के मौसम में हरा चारा लगातार किसान भाइयों ने देन दे रहा है। और जई की अधिक उपज प्राप्त करने खातर है किसान भाइयों ने कुछ एक बात का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि जो अगर वैज्ञानिक विधि हम इस्तेमाल करेंगे तो किसान भाई जो है जई की फसल में भी ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। तो बात करें तो जो ज़मीन है उसका हमने चयन किस तरह करना है, तो जई की जो बुआई है उसका खातर भाइयों सब तो उपयुक्त है रेतीली दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान 8.5 तक हो तो ज़्यादा बढ़िया है, और अच्छी जल निकासी वाली ज़मीन हो तो ज़्यादा अच्छी रवा है। साथ ही भाइयों जो जई की बुआई है वो लूणी और सेम भूमि में करने की जो सिफारिश जो है वैज्ञानिक नहीं देंगे, क्योंकि इससे जो है उसकी स्थिरता नहीं बनती और साथ में जो उपज है वो कम हुआ है। और बात करें भाइयों बुआई के लिए जो बीज की मात्रा और बुआई का हमने तरीका के इस्तेमाल करना है, तो एक तो छोटे आकार की जो जई है उसकी किस्मों के लिए तो भाइयों 30 किलोग्राम जो है बीज 1 एकड़ के हिसाब तक पर्याप्त रहेगा, जबकि मोटे बीज वाली जो जई है उसकी किस्मों खातर 40 किलोग्राम बीज हमने 1 एकड़ के हिसाब तक लेना है। और जई के लिए भाइयों कतार की जो दूरी है वो 22 से 25 सेंटीमीटर रखें, और अच्छी नमी की अगर उपलब्धता हो, यानी कि मिट्टी में जो नमी है वो पर्याप्त मात्रा में है तो बुआई भाइयों केरा विधि तय करें। अगर नमी की मात्रा कम हो तो फिर पोरा विधि तय अगर हम बिजाई करेंगे तो ज़्यादा कुशल रहेगा। और जई के बीज के भाइयों अंकुरण के लिए जो बुआई के दौरान अच्छी नमी अगर बनी रहे तो ये उसके लिए बहुत बढ़िया फ़ायदेमंद रहा है। और भाइयों जो बीज की हमने बिजाई करनी है, बीज की जो भाइयों बिजाई करनी है तो जई के बीज को भाइयों पहला बिजाई तो पहले उसका उपचार जरूर करें। और जई के बीज का भाई उपचार करना हमने पीएमए यानी कि 100 ग्राम हमने पीएमए लेना है, और 40 किलोग्राम बीज के साथ भाई उसने अच्छी तरह हमने उपचारित करना है, क्योंकि अगर हम बीज का उपचार कर लेंगे तो इससे जो कांगियारी रोग है उससे हम अपनी जो जई की जो फसल है उसका बचाव कर पाएंगे। साथ ही भाइयों पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें तो जो जई की फसल है 1 एकड़ फसल में हमने 16 किलोग्राम शुद्ध नाइट्रोजन जो कि हमने 35 किलोग्राम यूरिया तो मिल जाए है, और 12 किलोग्राम फास्फोरस जो कि हमने लगभग 75 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तय मिल जाएगी, तो ये हमने डालना है। और इसके अलावा भाई 16 किलोग्राम नाइट्रोजन हमने पहली सिंचाई के बाद देना है। और अगर बहु कटाई वाली हमने जई की किस्म लगाई है तो उसकी बेहतरी खातर, उसके दोबारा विकसित होने खातर, उसके पुनर्जनन खातर भाइयों हमने पहली कटाई के बाद 16 किलोग्राम अतिरिक्त नाइट्रोजन देना पड़ेगा। और इससे भाइयों प्रति एकड़ जो है किसान भाई 6 से 8 किलो नाइट्रोजन की बचत कर पाएंगे। और जैव उर्वरक के रूप में भाइयों एजोबैक्टर का 1 पैकेट 10 किलो जई के बीज के साथ जो है अगर उपचार कराया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। साथ ही बात करें भाइयों सिंचाई की, तो जई ने भाइयों 3 से 4 सिंचाई की जरूरत पड़े है, जिसमें बुआई तक पहले की गई जो सिंचाई है वह भी शामिल है। और बहु कटाई वाली जो जई है उसकी हर एक कटाई के बाद अगर किसान भाई जो है सिंचाई करें तो ज़्यादा इसका जो फुटाव होगा, इसका जो पुनर्जनन होगा वो बड़ा तेजी तक होगा। साथ ही निराई गुड़ाई का अगर हम बात करें तो आमतौर पर जई की जो फसल है उसमें निराई गुड़ाई की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर खेत में उगने वाले जो खरपतवार हैं जिस तरह जंगली जई है, बाथू है या फिर खरबाथू है, तो उसने नियंत्रित करने खातर जो है किसान भाई सिंचाई के बाद एक निराई गुड़ाई जरूर करें। साथ ही बात करें भाइयों
जई की जो बेहतर किस्म है उनकी, तो OS6 ये जो किस्म है, इस किस्म में जो हमने चारा मिला है 1 एकड़ के हिसाब तो वो 220 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से हमने जो है इसमें चारा मिल जाए। और दूसरी किस्म है भाई उन्नत, वो है OS7 और इसकी हम एक ही कटाई ले इसका है। और इसमें भी भाइयों जो चारा है वो 220 जो है किलोग्राम क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से किसान भाई ले इसका है। और इसके अलावा भाइयों एक किस्म और है OS 346 और इसमें जो चारा भाई वो लगभग 214 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से किसान भाई ले इसका है। OS 377 यह भी एक कटाई वाली किस्म है और इसमें भी जो किसान भाई लगभग 215 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से चारा ले इसका है। इसके अलावा भाइयों HFO 114 यह बहु कटाई वाली जो किस्म है और इसमें भी किसान भाई 220 से 240 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से चारा ले इसका है। और HJ8 ये भी बहु कट वाली जो है कटाई वाली जो है किस्म है और इसमें भाई किसान भाई 240 से 260 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से चारा ले इसका है। और साथ ही साथ भाइयों HFO 403 यह भी एक बेहतर किस्म है और इसकी जो कटाई की संख्या भाई वो 1 है और इसमें जो चारा है किसान भाई 215 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। साथ ही भाइयों जो कटाई है उसका भी प्रबंधन हमने सही तरह से करना है और जो आने वाली कीट और बीमारी हैं उनका भी किसान भाइयों ने प्रबंधन करना है ताकि जो है किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसकी उपज ले सकें। तो भाइयों ये तो बात करी कि जो जई है उसकी हमने वैज्ञानिक विधि तय बिजाई करनी है। साथ ही साथ किसान भाइयों जो हमने प्राकृतिक खेती है उसमें भी अपना ध्यान रखना कि प्राकृतिक खेती करते हुए हमने जैविक खाद जो है उसका हमने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है और जैविक तौर तरीके हैं उन अपना कर हम अपनी खेती बाड़ी ने आगे बढ़ावें। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और भाइयों किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।